मध्य प्रदेश की डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटने से हादसे में 14 की मौत, 21 घायल। झारखंड के जामताड़ा में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की मौत। अंग एक्सप्रेस में आग लगने की थी सूचना, यात्री अंग एक्सप्रेस ट्रेन से कूदे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक, आज मोदी और शाह शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 120 उम्मीदवारों का हो सकता है फाइनल। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल से पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख पर महिलाओं के शोषण का आरोप। चुनाव आयोग का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा, 29 फरवरी 1 मार्च को चुनाव आयोग बैठक करेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेगा। अवैध खनन घोटाला मामला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज सीबीआई ने बुलाया, गवाह के तौर पर किया गया तलब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर एक वाहन पलटने से हादसा हुआ है। 14 की मौत हुई है हादसे में, 21 घायल हैं। शाहपुरा थाना व विछिया पुलिस चौकी के घायलों को शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के डिंडौरी से बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है, 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे लोग सड़क हादसे का हुए शिकार। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिंडौरी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है, 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को शाहपुरा के पास अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे लोग, वापस आते समय सड़क हादसे का शिकार हुए लोग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता धीरेन्द्र। सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों में से 14 लोगों की मौत हो गई है और ये एक बड़ा सड़क हादसा है, क्या कुछ जानकारी है? जी मैं बताना चाहूंगा, जानकारी के अनुसार ये पिकअप गाड़ी थी जिसका ब्रेक फेल होने के कारण ये खेतों में पलट गई और जिसके कारण 9 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है जिनकी मौत हो चुकी है और 21 लोग बुरी हालत में घायल हैं, जिन्हें प्राथमिकता से उन्हें जबलपुर में भी रेफर किया जा रहा है कुछ जगहों पर, जहां पर अभी इन लोगों को जो घायल हैं उन लोगों की जांच की जाएगी। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि ये जो लोग हैं उनको 4-4 लोगों को, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का भी उन्होंने बताया है। जी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अभी कदम उठाए जा रहे हैं इस हादसे को लेकर के? मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री जी को भी इस विषय में की जानकारी दी है और उन्हें कहा है कि वो हादसे स्थल पर पहुंचे और परिजनों से बात करें और परिजनों को प्राथमिकता से, जो लोग घायल हैं उनको प्राथमिकता से हॉस्पिटलाइज करें और आगे भी वो भी उनको 4-4 लाख रुपए देने की भी बात करें हैं। जी, डिंडौरी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए धीरेन्द्र।
डिंडोरी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। रुक करते हैं अगली खबर का, जिसमें हम आपको बताएंगे दिल्ली में चिंतन, यूपी पर मंथन। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे दिल्ली में मंथन, यूपी पर चिंतन। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की आज केंद्रीय कमेटी की बैठक है, चुनाव को लेकर पहली कमेटी की बैठक है। राजधानी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी पहली बैठक आज की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 120 उम्मीदवारों को फाइनल किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी केंद्रीय कमेटी की आज पहली बैठक है। राजधानी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज पहली बैठक है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 उम्मीदवारों को फाइनल किया जा सकता है इस बैठक में। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज पहली बैठक है। राजधानी दिल्ली में आज ये बैठक की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 उम्मीदवार फाइनल किए जा सकते हैं इस बैठक में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, आज बीजेपी के केंद्रीय कमेटी की बैठक है और इस बैठक में 120 उम्मीदवारों के फाइनल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है प्रवेश? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव करीब है और लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैठकें कर रही है। अभी हमने देखा था उत्तराखंड के बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई थी, कल बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई और आज जो है चुनाव समिति की बैठक है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जो है 100 से ज्यादा जो लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट है उनके नामों की घोषणा करने की चर्चा सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंथन जो उनको पहले ही से ही हो चुका है, सिर्फ आज उनका ऐलान होना बाकी है और उसके लिए खुद गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। और सीधे तौर पर मैं कहूं तो जो मंथन उन्होंने कर लिया है उसको लेकर आज खुलासा किया जाएगा। जी, 2 दिन पहले हुई बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार हुई थी, उसी के तहत आज ये बैठक की जा रही है? क्या उसी के तहत आज उम्मीदवारों को फाइनल कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि उत्तराखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर पहले से मंथन करने के लिए जो है चुनाव समिति या विशेष रूप से कहूं कि जो अधिकारी थे बीजेपी के, जो उनके साथ जुड़ाव कर सीधे तौर पर जो है लोकसभा चुनाव कराने के लिए किन किन उम्मीदवारों को चुनना है, कौन कौन सी क्वालिटी या बात करें कौन कौन सी खूबी उनमें होनी है, ये पहले से मंथन कर लिया गया था। सीधे तौर पर सिर्फ उनके नाम का जो मोहर लगनी बाकी है और मोहर लगाने के लिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे तो उसमें मोहर लगा देंगे। और मोहर लगाने से पहले जो पूरा एक रूपरेखा तैयार की गई थी जिसमें कई प्रकार की चर्चाएं भी की गई थी और आज मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सीधे तौर पर सिर्फ एक नामों पर मोहर लगाने की जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जाए। प्रवेश, जो यूपी की हॉट सीट हैं उनको लेकर के क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जिन पर नामों का चुनाव कर लिया गया है। सीधे तौर पर आज उनकी घोषणा हो जाएगी और बार बार कहावत भी है, कहा जाता है कि अगर दिल्ली की कुर्सी या दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो उसका रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है अगर वहां पर जिसको ज्यादा सीटें हासिल हो जाती है सीधा सीधा वो दिल्ली में अपनी सत्ता पर काबिज हो सकता है। और
विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उसको लेकर पहले से मंथन चल रहा था, कई महीनों से, बल्कि मैं ये कहूंगा कई सालों से इस बात को लेकर बीजेपी लगातार से तैयारी कर रही थी। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी हैं, उनके साथ भी कई बार इस मामले को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहा है, देखता रहा है, और आज जब उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर फाइनल कर लिया गया है, उत्तर प्रदेश के कई सीटें ऐसे हैं जिसमें कई दल बदल कर उत्तर प्रदेश में शामिल हुए, उनको लेकर भी चुनाव किया गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो इटावा एक ऐसी सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी के कई सारे कैंडिडेट हो या कार्यकर्ता हो वो जुड़े थे, उसमें से किसी एक का नाम फाइनल होने की बात सामने आ रही है। जी प्रवेश, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए जो मंथन था वो पूरा हो चुका है और आज यूपी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। बने रहिए प्रवेश आप हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के लिए आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आज जो सीटें फाइनल हो सकती हैं, दिल्ली में केंद्रीय बैठक की जा रही है। बैठक में यूपी के 80 सीटों में से 120 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 उम्मीदवार यूपी में फाइनल किए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज बैठक है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम बात करेंगे यूपी की चौखट और आयोग की दस्तक की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे यूपी के चौखट और आयोग की दस्तक की। तो आज यूपी की चौखट है और आयोग दस्तक दे रहा है, इसी पर हम मंथन करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से चुनाव आयोग 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। 29 फरवरी 1 मार्च को चुनाव आयोग बैठकें करेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बैठक की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों और राज्य चुनाव आयुक्त के साथ ये बैठक की जाएगी। संवेदनशील लोकसभा सीटों के बारे में भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लोकसभा से जुड़े तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बैठक की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में यह बैठक की जाएगी। पुलिस अधिकारियों और राज्य चुनाव आयुक्त के साथ यह बैठक होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, चुनाव आयोग 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवेश शर्मा और राजधानी लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, चुनाव आयोग 2 दिवसीय दौरे पर है यूपी के, तो क्या कुछ समीकरण तय किए जा सकते हैं इन 2 दिनों में लोकसभा के लिए? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव करीब है और लगातार जो है चुनाव की जो रणनीति बनानी है वो चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव की व्यवस्था कैसे करनी है, किस तरीके से उनको पूरा एक रूपरेखा तैयार करनी है। सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है आज लखनऊ पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि सीधे तौर पर मैं कहूँ तो वो एक उत्तर प्रदेश के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। कौन से क्षेत्र ऐसे हैं या कौन से संवेदनशील इलाके हैं जिनको जाकर वो तय करेंगे कि चुनाव की क्या क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से चुनाव होगा। और सीधे तौर पर मैं बता दूं तो कई राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की जाएगी और अपने दौरे में सीधे तौर पर मीडिया से भी चर्चा करने की बात सामने आ रही है। चलते हैं शिवा के पास में। शिवा, चुनाव आयोग जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर है यूपी के, और कुछ संवेदनशील जो सीटें हैं उनको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। आज बैठक है चुनाव आयोग की, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए सोनम, चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से आज लखनऊ पहुंचेगी और देर शाम चुनाव आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंचने के बाद वो आज रात में विश्राम करेंगे। आज का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कल ये बताया जा रहा है कि जो तमाम राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उन सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे और जो वो आपत्तियां हर चुनाव में हम देखते हैं कि जो तमाम राजनीतिक दल है वो सत्ताधारी पार्टी हो या जो तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अफसर हो, उनके खिलाफ विपत्तियां वो दर्ज कराते हैं और ये बताते हैं कि जिनकी तैनाती वहां पर उन दिनों से है, वहां पर वो लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में वो पारदर्शिता नहीं होगी, उनको हटाया जाए। तो इसी के लिए चुनाव आयोग की जो टीम है वो तमाम राजनीतिक दौरों पर, तमाम राज्यों के दौरों पर रहती है और कल जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आयोग में जो टीम जो दौरा करेगी उनसे मुलाकात करेंगे और आपत्तियां अपनी दर्ज कराएंगे और सीधे सीधे परसों वो लखनऊ में योजना भवन के अंदर एक मीटिंग करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के समस्त जो एसपी हैं, डीएम हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और जो आपत्तियां दर्ज कराई गई है उनके बारे में विशेष चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ जो संवेदनशील सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग जब कहीं पर चुनाव होता है, अगर उदाहरण ले ले आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव का, तो फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर के, तमाम पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारियों के फेरबदल को लेकर के, तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो कराई गई है उत्तर प्रदेश के अंदर वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हुई कि नहीं हुई, जो कोई ट्रांसफर अगर नहीं हुए तो उनकी वजह क्या रही है, इन तमाम चीजों के बीच में वो चर्चा करेंगे डीएम और एसपी से और सीधे सीधे उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 2 दिन का दौरा है और चुनाव आयोग की जो तमाम जो मीटिंगें हैं, जो मिलने का एक दौर है, वो जरूर चालू रहेगा और उसके बाद ये जरूर देखा जाएगा कि चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निर्णय लेता है। जी शिवा, रुक कर लेते हैं प्रवेश चुनाव आयोग की तरफ से जो हमेशा से विपक्ष हो या जो भी विपक्ष में रहा है चुनाव के टाइम पे, तो हमेशा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है। तो क्या ईवीएम वाली समस्या पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी? देखिए, जो कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और पूरी व्यवस्था की बात करें तो वो भी चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है। और सीधे तौर पर मैं कहूं कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुका है। कई बार उसने साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की शिकायत जिस प्रकार की ये आती है कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले से पूरी तैयारी की जाती है, सुनिश्चित किया जाता है कि किस एरिया में कितनी ईवीएम भेजी जा रही है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। बल्कि कई बार ये देखा जरूर गया है कि चुनाव के समय पे कोई एक आध ईवीएम जरूर खराब हो जाती है, ऐसा दिल्ली में भी देखा गया था। लेकिन बार बार चुनाव आयोग की तरफ से ये बात तो स्पष्ट रूप से कही जाती है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है और ना ही किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी रिजल्ट आता है, जब भी कोई चुनाव का ऐलान होना होता है रिजल्टों का, तो उसमें सीधे तौर पर आरोप यही लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जब दौरा हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी सीटें ऐसी है, कौन सी व्यवस्था ऐसी है जिसको लेकर चुनाव आयोग विशेष रूप से तैयारी करने के लिए वहां पर एक तरीके का दौरा कर रहा है, वहां पर व्यवस्था की बात कर रहा है, देखने जा रहा है। सीधे तौर पर मुख्य आयुक्त जो है राजीव कुमार खुद पहुंचेंगे और कई सारे अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव की जो पूरी रूपरेखा है जो उत्तर प्रदेश में करानी है उसको लेकर पहले से रणनीति बना लेंगे। जी प्रवेश, रुक कर लेते हैं शिवा शर्मा का। शिवा, जिस तरह से 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग है और बैठकें करेगा, तो क्या लगता है चुनाव की तारीखों का भी ऐलान उत्तर प्रदेश के इस बैठक में हो सकता है? देखिए सोनम, ये तो तय है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद लगभग 45 दिन बाद चुनाव जो होते हैं वो शुरू किए जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो लखनऊ के अंदर दौरा करेगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर दौरा करेगा, वो तारीखों का ऐलान नहीं करेगा। ये सीधे सीधे दिल्ली से तारीखों का ऐलान होता है कि चुनाव किस दिन से होने हैं और क्या पारदर्शिता होनी है। तो अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग की जो टीम है जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरे पर रहेगी, वो ये चीजें तय नहीं करेगी, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और चुनाव आयोग की दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के वहां तारीख निर्धारित होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी समस्याएं हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, किसी के तैनाती को लेकर के, अन्य राजनीतिक दल जो अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं चुनाव आयोग के सामने, उन सब चीजों की समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के बाद वो
सीधे उनकी फाइलें लेकर के मीडिया से मुखातिब होकर के बताएगा कि किन किन राजनीतिक दलों में अपनी आपत्तियां किस किस चीजों को लेकर के दर्ज कराई हैं। क्योंकि साफ तौर से अगर 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग है तो राजनीतिक दलों के साथ वो अफसरों के साथ भी बैठक करेगा, उनकी सारी चीजें साझा करेगा और उनको सुधार लाने के लिए प्रयासरत जरूर रहता है चुनाव आयोग कि इनकी इन चीजें कोई आपत्तियां हैं, इसमें सुधार लाया जाए। तो 45 दिन का समय भी होता है जब आचार संहिता होती है और उस 45 दिनों से पहले और उसके अंदर ही उन चुनाव आयोग को तमाम चीजों को सही करवाना पड़ता है और उत्तर प्रदेश सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी होती है। तो अभी सोनम ये कहा जाए कि तारीखों का ऐलान होना ये उत्तर प्रदेश के जो 2 दिन के अंदर चुनाव आयोग की टीम का दौरा है उसमें सुनिश्चित नहीं होगा। ये दिल्ली से सीधे अनाउंसमेंट होगी, लेकिन ये 2 दिन का चुनाव आयोग का दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा दौरा हो सकता है। जी, कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति है, चुनाव आयोग का दौरा है, वो आज हो रहा है और बैठकें की जा रही है। इस बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यूपी के चौखट पर आयोग ने दस्तक दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की जो समीक्षा बैठक है आज की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में नामी यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या की गई है। गजरौला में 6 फीट गहरे गड्ढे से शव को बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र के दोस्तों ने ही मारकर 6 फीट गड्ढे के अंदर दबाया। थाना दादरी क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया जा रहा है छात्र। परिजनों ने पुत्र की दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 6 फरवरी को लिखवाई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। शराब पार्टी के दौरान कहासुनी के बाद हत्या की गई छात्र की। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र के परिजनों से 6 करोड़ की मांगी गई थी रिश्वत। बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, नामी यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता मुनेंद्र, नामी यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या कर दी गई है और 6 फीट के गड्ढे में उसको दबा दिया गया था, क्या कुछ जानकारी है? तो बताना चाहूंगा, ग्रेटर नोएडा की नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे जनपद अमरोहा के छात्र यश मित्तल की हत्या कर दी गई है। 26 फरवरी में लापता हुए थे। 27 फरवरी को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। और जब परिजनों के पास में 6 करोड़ की फिरौती की पोलिंग आनी शुरू हो गई तो पुलिस ने इस पे जांच करनी शुरू की। बाद में जब बात खुली तो पता चला कि छात्र के 4 साथी ही इसमें सम्मिलित हैं। इसमें एक साथी को गिरफ्तार किया गया, बाकी 3 अभी फरार हैं। और उस साथी की निशानदेही पर ही गजरोला के उसके खेतों से, जो अभियुक्त है उसके खेतों से इस छात्र की डेड बॉडी को बरामद किया गया है। तकरीबन 6 फीट गड्ढे में इसको दफना दिया गया था, जिसको कि पुलिस ने कल बरामद किया है। बहुत बड़ा मामला है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अभिभावक पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और बाद में देखरेख नहीं कर पाते हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला एक शराब पार्टी के दौरान हुआ, जिसमें कि यश मित्तल ने अपने दोस्तों को बोला कि तुमने जो ना मेरे बहुत पैसे खर्च कराए हैं, तुम मेरा पैसा ही खाते हो। तो इसी बात पे उन्होंने आपस में कहासुनी हुई और बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस हत्या को लेकर के, और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस हत्या के मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि वही यूनिवर्सिटी है जिसको कि ग्रेटर नोएडा की 100 विंडो बताया गया था, जिसका कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी आकर के इनके प्रोग्राम में इनोवेशन किया था। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी किसी तरीके का भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हम प्रतीक्षा में है कि कोई बयान की तरफ से आए, लेकिन अभी तक कोई बयान यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है।
अभिभावक लगातार परेशान है, पिछले 3 दिन से परेशान है। अब उनकी डेड बॉडी बच्चे की मिल गई है तो उनका रो रो के बहुत ही बुरा हाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। गजिन, ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं, एक छात्र की हत्या कर दी गई है। छात्र के दोस्तों ने ही मिलकर छात्र की हत्या की है। नामी यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं। गजरौला में 6 फीट गहरे गड्ढे में शव को बरामद किया गया है। छात्र के दोस्तों ने ही मारकर 6 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया था छात्र को। थाना दादरी क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जिसमें हम आपको बताएंगे सीबीआई का समन, अखिलेश को टेंशन। और बात करेंगे इसी पर। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को आज सीबीआई के समन के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। अवैध खनन घोटाला मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली तलब किया गया है। अखिलेश यादव को आज सीबीआई ने बुलाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव को आज सीबीआई ने तलब किया है। गवाह के तौर पर दिल्ली में तलब किया गया है अखिलेश यादव को। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, अवैध खनन घोटाला मामले से जुड़ी खबर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज दिल्ली तलब किया गया है। अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। गवाह के तौर पर उनको दिल्ली तलब किया गया है। अखिलेश यादव को गवाह के तौर पर दिल्ली तलब किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली तलब किया गया है। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को दिल्ली तलब किया है। गवाह के तौर पर उनको दिल्ली बुलाया गया है पूछताछ के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को आज सीबीआई ने दिल्ली बुलाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिवा शर्मा और दिल्ली से प्रवेश शर्मा दोनों ही लोग जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आज अखिलेश यादव को दिल्ली तलब किया गया है। सीबीआई ने उनको गवाह के तौर पर दिल्ली तलब किया है। बिल्कुल, देखिए 2018 में एक हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था, जिसमें सीधे तौर पर मैं बता दूं कि ई टेंडरिंग में गड़बड़ी की बातें सामने आई थी, जिसके बाद सीबीआई ने उस मामले को लेकर केस दर्ज किया था। और उसमें सीधे तौर पर मैं बता दूं, उस समय के डीएम बी चंद्रकला के साथ कई ऐसे अधिकारी थे जिन पर ये केस दर्ज हुआ था और उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई थी। इसमें आप सीबीआई जो है अपनी जांच के से पहले लगभग 2018 में ही 14 ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की थी। कुछ दस्तावेज जरूर उनके हाथ लगे थे। उसके बाद लगातार सीबीआई इस मामले को देख रही है और आज अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको दिल्ली बुलाया है। विशेष रूप है कि वो आरोपी के रूप में वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको गवाह के रूप में जो है सीबीआई ने जरूर बुलाया। उनसे पूछताछ की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास वो सीबीआई के दफ्तर में पहुंचेंगे और सीबीआई के सवालों का आमना सामना करेंगे। जी शिवाज, अखिलेश यादव दिल्ली जा रहे हैं, सीबीआई से पूछताछ, सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, तो क्या कुछ उस दौरान क्या कुछ पूछताछ हो सकती है या क्या कुछ स्थिति बन सकती है? पार्टी की सरकार थी और ऐसे में जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे थे 2012 से लेकर के 13 तक जो खनिज विभाग का जो कार्यप्रभार था वो अखिलेश यादव के पास था। उसके बाद से गायत्री प्रजापति जो खनन मंत्री बनाए गए थे 2013 के बाद से 2016 तक उनके पास चार्ज था।
ऐसे में ये कहा जाता है कि जब शुरुआती दौर में जो खनन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तब एनजीटी की रोक लगी हुई थी और तमाम ई टेंडरिंग प्रक्रिया को दरकिनार रखते हुए, नियमों को दरकिनार रखते हुए, जो अखिलेश यादव या यादव समाज पार्टी से जो करीबी लोग थे, जो रिश्तेदार थे, उनको ये टेंडर दिया गया था और इस पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसमें तमाम जो अधिकारी थे वो सम्मिलित थे, खनिज विभाग के हों चाहे जो अलग अलग जिलों के जो डीएम थे वो भी उसमें संलिप्त रहे थे। और इस पूरे मामला जब सरकार जब पलटी, जब योगी सरकार का फॉर्मेशन हुआ, तब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने इसको सीबीआई को डायरेक्शन दिया कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करे और तब तमाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन परसों ये बात सामने आई है कि अखिलेश यादव को बतौर सीआरपीसी की 160 की धारा के तहत नोटिस देकर के बुलाया गया है, गवाह के तौर पर बुलाया गया है, ताकि वो सरकारी गवाह बने और इस जो पूरे खनन घोटाला, जो बहुचर्चित खनन घोटाला था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उसमें अपनी गवाही पेश करे। लेकिन अंदर केमी से खबर यही आ रही कि आज अखिलेश यादव को दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में जाना था, अपनी गवाही देनी थी, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रोटोकॉल सेट नहीं हुआ है। लिहाजा जो अखिलेश यादव का दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम था वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए आज यही लगता है कि अखिलेश यादव अपना बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई के सामने आज समक्ष पेश नहीं होंगे। इसलिए अभी जो तमाम बातों पे जो विराम है वो लग गया है, क्योंकि कल ये बात कही जा रही थी कि अखिलेश यादव हो सकता है कि आज जाएंगे दिल्ली में अपना बयान दर्ज कराने के लिए, क्योंकि सीबीआई खनन घोटाले की पूरी मामले की जांच जो है वो गंभीरता से कर रही है। ऐसे में जो तमाम जो सबूत है जो सीबीआई के पास मौजूद है, जो चाहे किसी मंत्री के खिलाफ हो चाहे किसी अधिकारी के खिलाफ हो, उस पे अखिलेश यादव के बयान बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रह रहा है, तो उन्होंने उस मामले पर क्या किया था। तो आज अखिलेश यादव अगर दिल्ली नहीं जाते हैं, सीबीआई के सामने अपनी गवाही नहीं देते हैं, तो अब दूसरी डेट क्या होगी। हालांकि सीबीआई की तरफ से उनको आज ही कॉल था कि 29 फरवरी को सीबीआई के समक्ष पेश होकर के अपने बयान दर्ज कराने, लेकिन अभी फिलहाल लखनऊ से ये खबर आ रही है कि अभी प्रोटोकॉल किसी भी तरीके का बना नहीं है, अखिलेश यादव दिल्ली नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर शिवा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं, उसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पेश नहीं होंगे। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे। सीबीआई ने उन्हें तलब किया है पूछताछ के लिए। खनन मामले में, अवैध खनन मामले में आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। सीबीआई ने गवाह के तौर पर दिल्ली बुलाया है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में और हम बात करेंगे गोंडा की, जहां पर लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गन्ने से लदी ट्रॉली टकराई है कार से। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर मौत हो गई है। वहीं इस हादसे का शिकार हुए 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। कोतवाली नगर के अंतर्गत हरेपुर की बताई जा रही है घटना। गोंडा से खबर है, आपको बता रहे हैं लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गन्ने से लदी ट्रॉली कार से टकराई है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। कार में सवार 3 लोगों में 2 की मौके पर मौत हो गई है। वहीं इस हादसे का शिकार हुए 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। कोतवाली नगर के हरेपुर की बताई जा रही है घटना।
सड़क हादसे में घायल हुए 2 लोगों की हालत नाजुक, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गोंडा में की न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोंडा सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू को निलंबित किया गया है। बाबू पर घूसखोरी का आरोप लगाया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा था वरिष्ठ लिपिक धर्मेश कुमार राय को। कार्यवाही के बाद धर्मेश कुमार को निलंबित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए धर्मेश कुमार को निलंबित किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ लिपिक धर्मेश कुमार को पकड़ा था। गोंडा में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोंडा सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू को निलंबित किया गया है। बाबू पर घूसखोरी का आरोप लगा था। कार्यवाही करते हुए निलंबित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले का संज्ञान लिया था। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ लिपिक को पकड़ा था। वरिष्ठ लिपिक धर्मेश कुमार राय पर कार्यवाही करते हुए निलंबित किया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। और हम बात करेंगे एटा की, जहां पर अज्ञात आरोपियों ने 25 साल के युवक को गोली मार दी है। एटा मेडिकल कॉलेज में युवक को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित मोहम्मद कैफ ने इस पूरे मामले पर बयान भी दिया है। पुरानी रंजिश वारदात की वजह बताई है। थाना क्षेत्र पेलवा का बताया जा रहा है मामला। एटा मेडिकल कॉलेज में युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित मोहम्मद कैफ ने इस पूरे मामले में अपना बयान भी दर्ज कराया है। पुरानी रंजिश वारदात की वजह बताई गई। एटा मेडिकल कॉलेज में युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित मोहम्मद कैफ ने इस पूरे मामले पर पुलिस को अपना बयान दिया है। पुरानी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। थाना क्षेत्र पिलुआ का मामला। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात आरोपियों ने 25 साल के एक युवक को गोली मार दी। एटा मेडिकल कॉलेज में युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई है। एटा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए युवक को भर्ती कराया गया है। पीड़ित मोहम्मद कैफ ने इस पूरे मामले पर पुलिस में अपना बयान दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात आरोपियों ने 25 साल के एक युवक को गोली मारी है। राजधानी लखनऊ में मादेगंज में शिया पीजी कॉलेज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार 2 कारों में टक्कर हुई है। कार सवार युवक मामूली रूप से घायल हुए हैं। रफ्तार तेज होने के कारण कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। टक्कर के बाद दोनों आपस में भिड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार लोगों को पकड़ा है।
पुलिस ने दोनों कार सवार को थाने लेकर गई। शिया पीजी कॉलेज सीतापुर रोड का बताया जा रहा है मामला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मानदेहगंज में दो कार आपस में टकराई हैं। तेज रफ्तार दो कारें आपस में टकराई हैं। लखनऊ में पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आधा दर्जन दरोगा पर और एक सिपाही पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 10 से 12 अज्ञात पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। विभूतिखंड थाने में तैनात पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाने जाकर अधिवक्ताओं ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस पर बर्बरता से पिटाई का आरोप लगाया है अधिवक्ताओं ने। पुलिस की पिटाई से अधिवक्ता हुए थे घायल। पुलिस की कार्रवाई से आहत अधिवक्ताओं ने मुकदमा दर्ज कराया है और काम का बहिष्कार किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई दरोगा और एक सिपाही पर एफआईआर दर्ज की गई है। 10 से 12 अज्ञात पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। विभूतिखंड थाने में तैनात पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीतापुर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 17,30,000 का अर्थदंड। पेशे समुदाय के 5 लोगों पर सजा सुनाई गई है। थाना इमिलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। सीतापुर से खबर आपको बता रहा है, सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 17,30,000 का अर्थदंड। विशेष समुदाय के 5 लोगों को सजा सुनाई गई है। थाना इमिलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 17,30,000 का कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। विशेष समुदाय के 5 लोगों को सजा सुनाई गई है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना इमिलिया सुल्तानपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 260/20 धारा 376D, 354, 504, 506 भादवी व 7/8, 13/14 पॉस्को और 325 SC/ST एक्ट की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 28/2/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषित अभियुक्त गण शिबू, आसिफ खान, आरिफ खान, आबिद व सालिम खान को आजीवन कारावास तथा अभियुक्त दानिश व नाजिम खान को 5-5 वर्ष की कारावास एवं अभियुक्त कौशल को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा कुल 17,30,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। चांदी की सिक्का और न्यू ईट मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। श्रद्धा भक्ति देखते हुए जनता की लगने लगी है भीड़। बालाजी के दर्शन में जाकर परानीपुर में खुशी की लहर। प्रयागराज के परानीपुर का बताया जा रहा है मामला। प्रयागराज में मेजर को पहली बार मिला चांदी का सिक्का और न्यू ईट। मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। फर्रुखाबाद में किसान को गोली मारी गई है। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फसलों की रखवाली कर रहा था किसान ने फसल बिक्री की खेत मालिक से रुपए मांगे थे।
रुपए मांगने पर खेत मालिक ने गोली मारी है। रुपए मांगने पर खेत मालिक ने किसान को गोली मारी है। सूचना पर पहुंचे हैं सीओ सिटी। तहरीर मिलने पर कही गई कार्रवाई की बात। थाना कादरी गेट का खानपुर का बताया जा रहा है मामला। फर्रुखाबाद में किसान को मारी गई है गोली, गंभीर रूप से घायल किसान। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फसलों की रखवाली कर रहा था किसान। किसान ने फसल बिक्री के खेत मालिक से रुपए मांगे थे। इसी के साथ देश की बात में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।